साथियों, 2 दिन पहले पहलगाम में हमने देखा कि भारत में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। ये आतंकी हमला शायद जब से मैंने होश संभाला है तो उसे मैं सबसे बड़ा आतंकी हमला मानूंगा, क्योंकि ये और आतंकी हमलों जैसा नहीं था। इस हमले में हमने ये देखा कि यहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाई कर करके, लोगों को उनका किस धर्म से वो आते हैं उनका धर्म पता करके और फिर उन्हें मारा गया। ऐसी बातें आपने खूब देखी होंगी सोशल मीडिया पे। जो बेशर्म आईटी सेल वाले हैं, एक पार्टी विशेष को जो सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे लोग जिन्हें ये नहीं दिखता कि जो चल रहा है हमारे देश में वो हो क्या रहा है, उसमें गड़बड़ियां क्या हो रही हैं। उन्हें गड़बड़ियां नहीं दिखाई देती, उन्हें सिर्फ एक दल विशेष का महिमा मंडन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोगों की जान चली जाए। तो इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस भी एक हैं बेशरम किस्म के अंकल। अब मैं सोच रहा हूं कि या तो उनको मुंह तोड़ जवाब दूं, रेस्पेक्ट उनकी बहुत करता हूं मैं, लेकिन बहुत उनके मैसेजेस देखे हैं जिसमें वो विपक्ष के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। उल्टे सीधे मैसेजेस जो होते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे कहा जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उस तरह के मैसेजेस भेजते हैं। लेकिन अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर रोक लगाई गई है तो उसके ऊपर उन्होंने कोई वीडियो सी भेजी है और मणिशंकर अय्यर का एक उसमें बता रखा है कि, और एक गाली लिखी हुई है मणिशंकर अय्यर के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। यहां पे राजनीति हो रही है। यहां पे मैं अगर विपक्ष की बात करूं तो कोई विपक्ष की पार्टी से कोई भी ऐसा व्यक्ति, मेरे को किसी भी विपक्ष के किसी भी दल के व्यक्ति की अगर मैं स्टेटमेंट्स देखूं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति इस पर होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि हमारा देश जो है, हमारे देश में एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर हम बात करें हॉब्स, लॉक, रूसो, इनका जब हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई सॉवरेन होता है एक, और जो सॉवरेन होता है उसको ये कहा जाता है कि वो पूरे सिस्टम को चलाएगा, पूरी व्यवस्था को निर्धारित करेगा। ऐसा भी कहा जाता है, अलग अलग इनकी थ्योरीज होती हैं। किसी थ्योरी में ये भी होता है कि जो सॉवरेन है, यानी कि जो राजा है, जो पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करेगा, वो हर प्रकार के नियमों से ऊपर होगा, उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन जब हम लॉक की बात करते हैं तो लॉक का जो दर्शन है, उनकी जो थॉट है, उनके पॉलिटिकल थॉट में ये कहा गया है कि सॉवरेन हैज द राइट to be the ruler, right to rule the governed only till the time he is protecting the life and property of the people. अगर आप लोगों के जान और माल की रक्षा कर सकते हैं, जब तक आप उसमें सक्षम हैं, तभी तक आपको गवर्न करने का अधिकार है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दो। यहाँ पे मैं 2012 के एक इंसिडेंट को अगर याद करूं तो निर्भया वाली जो दर्दनाक घटना हुई थी, वहां पे कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल तो नहीं था। हमें पता है जो 5 लोग थे जो मारे गए थे, उनको उम्र फांसी की सजा दी गई थी, और उनमें से शायद 1-2 ने आत्महत्या कर ली थी, जो भी था। तो वो जो घटना हुई थी दिल्ली में हुई थी, वो 16 दिसंबर की रात की बात है। एक छात्रा थी और वो अपने मित्र के साथ जा रही थी बस में, और इस तरह से उस पर हमला हुआ और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत शर्मनाक बात है। बहुत गुस्से से मैं भर गया था उस घटना के बाद। ये वो समय था जब मैं अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। बहुत कुछ मैं कर नहीं सकता था, मेरा खुद का सपना था आईपीएस ऑफिसर बनना। और उस दिन मेरे को शशि थरूर की तरह ये याद नहीं आ रहा था, जैसे शशि थरूर वकालत करते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट द नॉर्म इन अ सिविलाइज सोसाइटी। कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, रिफॉर्मेशन की बात करनी चाहिए। कोई किसी की हत्या कर रहा है और हम उसकी रिफॉर्मेशन की बात करें। तब मैंने ये सोचा था अगर मैं आईपीएस ऑफिसर होता, मैं उस जगह होता, तो ये जो 5 दुर्दांत जो हत्यारे थे जिन्होंने उस छात्रा को मारा था 2012 में दिल्ली में, तो मैं उन्हें शूट कर देता। मैं उस समय अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैं इतना द्रवित था कि मैं रोया था उस समय कि हमारे देश में हो क्या रहा है।
और ऐसी ही कुछ सोच आज उसके 13 साल बाद, उसके 12 साल बाद फिर मेरे मन में आ रही है। इतनी सारी घटनाएं होती हैं। अभी मैंने हैदराबाद का भी एक 2019 में घटना हुई थी, वहाँ पे भी एक शायद डॉक्टर थी वो महिला, टोल टैक्स से कुछ लोग वहाँ से उन्होंने अपहरण करके फिर उसके साथ दरिंदगी करी, फिर जला दिया और जला हुआ शव मिला था उस महिला का। तो ये भी हमने देखी। और यहाँ पे फिर वही जो बेशर्मी होती है आईटी सेल वालों की, वो फिर धर्म को ले आते हैं। 16 दिसंबर में जो हुआ था वहां पे तो कोई धर्म नहीं था, वहां तो हिंदू ही थे वो लोग, तो धर्म को कम से कम यहाँ पे मत लाओ। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि तब मेरे को यह था, शीला दीक्षित के ऊपर बहुत गुस्सा था। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। शायद हमारे समय में जितने भी अच्छे नेता थे शायद उनमें उनकी गिनती होती है। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि शीला दीक्षित, हालांकि तब इतनी क्लैरिटी नहीं थी मुझे, तब मुझे नहीं पता था कि पुलिस जो होती है वो पुलिस का जो दिल्ली की जो पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के हाथ में होती है। लेकिन होम मिनिस्ट्री भी तो फिर कांग्रेस सरकार की ही थी, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। और उनके अच्छे संबंध थे केंद्रीय सरकार से। तो मेरे को बहुत ये लगा था कि शीला दीक्षित को जाना चाहिए, अब वो डिजर्व नहीं करती हैं गद्दी पे बैठे रहना। उनका सम्मान करता था, उसके बाद भी मेरे मन में इतना रोष भर गया था कि वो बचा नहीं पाई एक बच्ची को। तो उसके बाद हमने देखा कि वो उन्हें जाना पड़ा, और ऐसी गई कि उसके बाद फिर उनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो गया एक तरह से। खैर, एक अच्छा नेता था, उसको हमने खो दिया शीला दीक्षित जी के रूप में, वो एक अलग चीज है। और वो गुस्सा था मेरा, वो मैंने यहाँ पे बयां किया। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि मैं कोई बायस्ड नहीं हूं। मैं आज के जो सरकार बैठी हुई है, और मैंने जो लॉक का सिद्धांत आपको बताया कि अगर राजा राज कर रहा है, मोदी जी राजा है हमारे देश के आज के समय में, ये राजा चुना गया है 5 साल के लिए, तो जो राजा है वो राज कर रहा है, उसको राज करने का अधिकार अगर मिल रहा है जनता के ऊपर, तो वो इसलिए मिल रहा है कि वो जनता को कम से कम सुविधाएं, तो बाद की बात है, जिनके वो दावे कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार के साथ एक बहुत ही शर्मनाक वीडियो मैंने देखी है कि नीतीश कुमार किस तरह से वाहियात किस्म से उनके हाथ पैर अपने चला रहे हैं और एक हंसी ठिठोली कर रहे हैं मोदी जी के साथ। मोदी जी हालांकि संभले हुए हैं, उन्हें पता है स्थिति की गंभीरता को, वो समझ रहे हैं, लेकिन बहुत शर्मिंदा करने वाला वो एक दृश्य था जो मैंने देखा कि किस तरह से रैली में नीतीश कुमार हंस रहे हैं मोदी जी के साथ बैठ के। ये 22 अप्रैल की ये जो आतंकी घटना हुई है पहलगाम में, उसके बाद 24 अप्रैल की वो वीडियो बताई जा रही है। तो इस तरह से ये हमें देखने को मिल रहा है। तो उस समय जैसे शीला दीक्षित गई थी, तो आज यहाँ पे यही वाली बात है कि सुविधाएं आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। आपने उस रैली में मोदी जी बोला कि दूर दराज के इलाकों में हमने दूर संचार की सेवाएं दे दी हैं, वहाँ पे मोबाइल चलने लग गए हैं, इस तरह से आप पता नहीं क्या क्या आपने बताया। आप बाकी चीज़ें दें ना दें वो बात की बात है, पहले जिंदा रहने का जो एक ह्यूमन राइट होती है, मौलिक अधिकार होता है, कम से कम उस ह्यूमन राइट को तो आप सुनिश्चित करें कि वो ह्यूमन राइट वायलेट नहीं हो रही है, जिंदा रहने का अधिकार तो मिले। ये सबसे बड़ी एक बात है, और ये नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे मोदी जी के इससे मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश में जब 370 को हटाया गया, तो मैंने भी आरएएस का इंटरव्यू दिया था। आरएएस का जब मैंने इंटरव्यू दिया था, 2017 की ये बात है, तो उस समय वहाँ पे पूछा गया था 370 के बारे में। 35A को लेके भी मैंने पहली बार तब सुना था कि उसको भी हटाया गया है। और वहाँ पे मैंने यही अंदाजा लगाया कि जो ये 370 हटा रहे हैं, 35A को हटा रहे हैं, तो इससे क्या ये मैं इसके समर्थन करता हूँ या इसके विरोध में हूँ, क्या होगा। मतलब जैसे इंक्लूसिव हम गवर्नेंस की बात करते हैं, वहाँ के लोगों के साथ पे क्या बीतेगी, क्या ये सही है या गलत है, मेरा क्या इस पे टेक है। तो वहाँ पे मैं यही तैयारी करके गया था कि वहाँ पे मुझे ऐसे बोलना है। और वैसे भी वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, उस समय बीजेपी की सरकार थी, तो ये भी पता है कि जो वहाँ पे बैठे हुए होंगे वो बीजेपी के लोग हैं। वसुंधरा राजे जी की सरकार थी उस समय, तो बहुत सोच समझ के हमें पॉलिटिकली करेक्ट भी होना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने यही बोला कि 370 जो है, उसके बाद हमारा जो देश है उसमें कश्मीर भारत का क्राउन है,
और भारत का अभिन्न हिस्सा है, हमारी प्राइड है वो। और वहां पे जो आतंकी घटनाएं हैं उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर की जा सकेगी, इसलिए 370 जरूरी है और उसको हटाना। और उसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी के तौर पे होगा तो केंद्र सरकार जो है अपनी फोर्सेस को इफेक्टिवली डिप्लॉय कर सकेगी और वहां पे लोग सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मैंने बोला। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन तब मैंने ऐसा बोला, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हम सब ठगे गए हैं। क्योंकि पहले हमने देखा कि पुलवामा वाला अटैक हुआ, उसमें हमारे सैनिक शहीद हुए, 300 किलो या कितना जितना भी था, वो 300 किलो था, 30 किलो था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है कि इतने सारे हमारे सैनिक शहीद हुए। वहां पे वो असला बारूद पहुंचा कैसे, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। उसके बाद अब ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, यहाँ पे टेररिस्ट जो आए 3-4, वो जितने भी थे या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी वहां के स्थानीय लोगों में होंगे जिन्होंने मुखबिरी करी होगी, जिन्होंने मदद करी होगी इन आतंकियों की। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सारे लोग हैं वो अच्छे हैं, लेकिन उनमें कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो उन्होंने पक्का उनकी मदद करी होगी। तो फिर जब वो लोग वहां पे आए तो पहली चीज ये है कि ये बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर है। ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, डिटरेंस फेलियर है, ये मैंने 2 वर्ड्स पकड़े, असदुद्दीन ओवैसी को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, और ये इंटेलिजेंस फेलियर के साथ साथ डिटरेंस फेलियर है। इसको समझिएगा आप। इंटेलिजेंस फेलियर ये ऐसे है कि इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चल पाया कि इस तरह से भी कुछ तैयारियां चल रही हैं इतना बड़ा आतंकी हमला वारदात को अंजाम देने की, तो इंटेलिजेंस फेलियर है, ऐसा हो गया। डिटरेंस फेलियर ये कि जो ये इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनका हश्र क्या होगा। वो रसातल में मिला दिए जाएंगे, नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। इतना टेरर होना चाहिए ना। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं नो फर्स्ट यूज, बट इन केस ऑफ एन अटैक बाय अनदर न्यूक्लियर कंट्री देयर वुड बी मैसिव रिटेलिएशन विद इन्फ्लिक्टिंग अनएक्सेप्टेबल डैमेज। इतनी बड़ी मैसिव रिटेलिएशन होगी, तो वो डिटरेंस है ना न्यूक्लियर हमारी। तो वही वाली डिटरेंस यहाँ पे हमारे टेरर के अगेंस्ट क्यों नहीं है? कोई भी आता है मार के चला जाता है यहाँ पे नागरिकों को। अब यहाँ पे रोते बिलखते जो लोग हैं, जो भुक्तभोगी हैं, उनकी हम बात करें तो सबसे पहले जो एक गिबली की पिक्चर फेमस हुई है बहुत ज्यादा इस अटैक के बाद, कार्टून बना दिया उसका। एक महिला है, 6 दिन पहले उसकी शादी हुई है। वो युवती अपने कैसे कैसे सपने होंगे उसके, और वो युवती अपने पति के साथ, जो कि नेवी के ऑफिसर बताए जा रहे हैं, करनाल के ही, हमारे हरियाणा से, नरवाल, मिस्टर नरवाल, विनय नरवाल शायद उनका नाम है, तो उनको मार दिया, धर्म पूछ के उनका मारा गया उन्हें। तो अब वहां पे उनकी बहन हरियाणा के सीएम से ये पूछ रही है कि जब उनके भाई को मारा गया उसके बाद शायद 1 घंटे, पता नहीं 2 घंटे उन्होंने बताए हैं कि उस समय उनके पास कोई फर्स्ट एड नहीं आया। 1 घंटे तक, कम से कम 1 घंटे की तो बात है कि कोई फर्स्ट एड नहीं आया। अगर फर्स्ट एड आ जाता तो वो बच जाते। उसके बाद महाराष्ट्र में एक महिला है जिनके पति को मारा है, तो वो महिला पूछ रही है मिनिस्टर से वहां के कि आप यहाँ पे आए हैं, इतने लाभ लश्कर के साथ आए हैं, इतनी सिक्योरिटी के साथ आए हैं, तो क्या जान की कीमत जो है वो सिर्फ आपकी है? सिक्योरिटी आपको मिलेगी, वीआईपी सिक्योरिटी, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। कोई भी आए उन्हें मार जाए। यहाँ पे धर्म वरम की बात मत करो, यहाँ पे मारने की बात, धर्म की बात अगर कर रहे हो तो धर्म की बात अभी मैं आपको बताता हूँ। सैयद शाह ऐसे करके एक व्यक्ति का नाम है, मैंने नाम याद नहीं करा, सिर्फ बात इंपॉर्टेंट है, तो बात को समझिए आप कि वो मुस्लिम व्यक्ति था जो वहां पे खच्चर चलाने का बता रहे हैं कि वो खच्चर से लोगों को वहां पे ढोके ऊपर तक ले जाता था पहाड़ी पे, पहलगाम में। और या फिर ये था कि वो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था। तो उस व्यक्ति ने संघर्ष किया था, इन ये 3-4 जो भी ये थे आतंकी, उनको रोकने की कोशिश करी। ऐसा बताया जा रहा है उसने कोशिश करी उनसे बंदूक छीनने की भी, और इसी में मुस्लिम होने के बाद भी वो व्यक्ति मारा गया, क्योंकि आतंकियों ने फिर गुस्से में आके उसे मार दिया, क्योंकि वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मारने में बाधक बन रहा था, उनके मिशन को पूरा नहीं होने दे रहा था, शायद ये बात है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे तो मुस्लिम भी मरा ना,
तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। ये जो मैं बताता हूँ आपको, जो हमला है ना, यहाँ पे कर्नाटक का भी एक कपल था, एक महिला है, उनकी उम्र रही होगी हो सकता है 50 के आसपास की उम्र हम मान सकते हैं, उनकी 45-50 होगी उसके आसपास। तो उन महिला के पति को धर्म के आधार पर मार दिया। उसके बाद फिर वो महिला ने ये कहा कि अगर उनके पति को तो मार ही दिया, तो वो कह रही है कि उन्हें भी मार दिया जाए, आतंकवादियों से उन्होंने कहा। तो आतंकवादियों से ने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके अपने मोदी को बताना कि हमने क्या किया है। तो मोदी जी को चैलेंज किया है। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को तो मैंडेट मिला हुआ है, प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। सर्टिफिकेट देने वाला मैं कोई नहीं होता, सर्टिफिकेट देने वाली हमारी जनता है, हम सब हैं, मैं उसका एक सिर्फ हिस्सा हूं। मोदी जी बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की। मोदी जी के जगह कोई और होता तो वो भी कोशिश करता। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबने कोशिश करी है। यहाँ पे एक जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, एक तो ये जो आईटी सेल वालों ने बेशर्मी करी इस चीज की कि घिबली बना दी उस युवती की जिसका पति, वो जो नरवाल मैंने आपको बताया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनका कोई मर जाता उसकी घिबली बना लेते, ये तब बनाते घिबली। और दूसरा, यहाँ पे उस व्यक्ति की बहन ने हरियाणा के सीएम से यह पूछा, नायब सिंह सैनी से, कि 1 घंटे तक फर्स्ट एड क्यों नहीं आया। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में जो मैं आपको महिला बता रहा हूं, उस महिला ने यह पूछा कि कहां थी पुलिस, कहां थी आर्मी, कहां था फर्स्ट एड, और ये क्या सिक्योरिटी है। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको हटवाया 370 को। अच्छी बात है, हटवा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको मैंडेट मिला है, जैसे आप देश को गवर्न करना चाहें करें, लेकिन वही लाइफ और प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करने की एक आपसे एक ही तो चीज है जो कम से कम आपको बेयर मिनिमम जो आपको फुलफिल करनी है कंडीशन, उसके बारे में क्या जवाबदेही तो बनती है ना डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे जवाबदेही यही है कि सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ, सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, डेटरेंस क्या है, ये डेटरेंस है हमारी, क्या कर रहे हैं हम। अब कह रहे हैं मोदी जी के करारा जवाब देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया है उन्होंने, सस्पेंड कर दिया है। तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, अच्छी बात है। मैंने भी अपना पाकिस्तान के ऊपर जो लेक्चर बनाया है उसमें यही चीज बोली है कि पाकिस्तान के लिए एकमात्र जो तरीका है वो यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, उसको वैसे तो हम मतलब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये सोचने की बात है, क्योंकि अगर हम इंडस के पानी को रोकेंगे तो जो झेलम नदी आती है, इंडस है, और उसकी जो 2-3 नदियां हैं वो चीन की तरफ से आती हैं जो भारत में आती हैं। अगर चीन भी पानी रोक लेगा भारत का तो भारत क्या करेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि हम रावी बिया सतलुज का जो पानी है वो भी अभी पाकिस्तान में जा रहा है, वो तो पूरा का पूरा हमारा है, कम से कम वहां पे तो बांध बना लें। और इंडस झेलम चिनाब के लिए हम पाकिस्तान का ये तो कम से कम कर सकते हैं कि उनको बोल दें कि हमें रीनेगोशिएट करना है। अब ये मैंने पहले बोला था, ये हमला तो आज हुआ है, ये 1 साल पहले जो मैंने 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी तो वहां पे मैंने इस बात को रखा था कि ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में ले आओ, उसके बाद यहाँ से जो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो यहाँ आए हुए हैं उनको वापस भेज दो, ऐसे मोदी जी का बता रहे हैं, 5 स्टेप बता रहे हैं, 5 एक्शन लिए मोदी जी ने। फिर सार्क के तहत जो वीजा एक्सटेंशन स्कीम है तो वो वाली चीज कि भाई उस के जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको कह रहे हैं 7 दिन के अंदर वापस जाओ। जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसको बंद कर दिया है। उसके बाद फिर जो हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है, यहाँ के जो हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, स्टाफ को, सपोर्ट स्टाफ को कम किया जा रहा है। इन सब से ये जो 26 लोग मरे हैं, देखिए क्या होता है, हम बात करते हैं ना अगर अपने देश की, तो देश तो है, लेकिन देश को अगर सब डिवाइड करेंगे तो समाज भी है। और समाज जो बनता है वो कैसे बनता है, वो परिवार से बनता है, परिवार बनता है एक इंडिविजुअल से। तो इन सबसे पहले सेल्फ फैमिली, और फैमिली के बाहर सोसाइटी, और सोसाइटी के बाद कंट्री। तो नेशन फर्स्ट बोल लो आप, लेकिन सोसाइटी भी तो मैटर करती है, फैमिली भी तो मैटर करती है, इंडिविजुअल भी तो मैटर करता है, इंडिविजुअल लाइफ भी तो मैटर करती है। तो जो 26 लोग गए हैं इनका क्या, आप दे दोगे जवाब, इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दोगे, अच्छी बात है, कर दो इंडस वाटर ट्रीटी को बंद। ये हमले रुक जाएंगे क्या? पाकिस्तान की तो आर्मी है, वो तो नहीं रुकने वाली।
आर्मी तो अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए हमेशा भारत के साथ युद्ध करती रहेगी, पाकिस्तान की आर्मी। तो उसके लिए रणनीति यही है कि पाकिस्तान की आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पीओके को वापस लाया जाए। पीओके को वापस लेके आइए मोदी जी, आपसे ज़्यादा मजबूत प्रधानमंत्री का दावेदार अभी हमें और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा। आप बहुत मजबूत हैं, ले आइए वापस। कौन है आपसे मजबूत? आपने खुद ही कहा था कि 56 इंच का आपका सीना है। 56 इंच का नहीं होगा, आपने मुहावरे की शैली में कहा होगा, लेकिन करके तो दिखाइए। आप करके दिखाइए उस चीज को। पाकिस्तान हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि भाई हमने उनकी जो ट्रेन में, जो बलूचिस्तान में ट्रेन पकड़ी गई थी, उसका हाईजैक हो गई थी, तो कह रहे हैं कि उसमें इंडिया का हाथ था और ये सब। पाकिस्तान को छोड़ते हैं, उसकी बात यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है अभी इस समय। यहाँ पे सबसे पहली बात यही है कि यहाँ पे हमें पर्सनल लॉस की बात करनी चाहिए। पर्सनल लॉस जो हुआ है ना इन 26 परिवारों का, 26 लोग गए हैं, 26 परिवारों का पर्सनल लॉस हुआ है, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? ये किसी के भी साथ हो सकता था ना। जैसे मैंने अभी अपनी बात शुरू करने से पहले बात उठाई 2000 आज से 12 साल पहले की। 2012 में 16 दिसंबर को जो निर्भया वाला एक दर्दनाक घटना हुई थी, वारदात हुई थी जो, तो वहां पे वो अटैक सिर्फ उस बच्ची के ऊपर नहीं हुआ था, वो अटैक पूरे समाज के ऊपर हुआ था, पूरे देश के ऊपर हुआ था। और किसी मुसलमान ने नहीं किया था, वो एक इंसान ने किया था जो कि हत्यारे बन गए थे वो इंसान। और इंसान क्या हो तो राक्षस कहलाने के लायक हैं, और राक्षस जो है समाज में रहने का उन्हें अधिकार नहीं है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे वही वाली बात आती है कि वो हमला था, वो हमारे समाज पे था, और ये हमला भी जो है ये हमारे पूरे समाज पे हमला है, ये हमारे पूरे देश पे हमला है। उनकी कोशिश तो है कि वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करे, तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड तो कोई नहीं हो रहा। जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे मसला ही नहीं है। कोई क्या धार्मिक हमारे सांप्रदायिक कोई हो रहे हैं कि जो करते हैं ये कौन लोग होते हैं? रेडिकल एलिमेंट्स होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो रेडिकलिज्म, कट्टरपंथ और चरमपंथ, इसके लिए तो कोई स्थान होना नहीं चाहिए सभ्य समाज में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम सभ्य समाज में रह रहे हैं ना। जेडी वैंस आ रहे हैं यहाँ पे, जेडी वैंस की सेकंड लेडी जो है अमेरिका की, उषा वैंस, वो आ रही हैं, 3 बच्चे उनके प्यारे प्यारे आ रहे हैं यहाँ पे, मोदी जी उनसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभ्य समाज में आ रहे हैं ना जेडी वैंस, और आगरा और जयपुर वगैरह घूमे, वो ये सब किया उन्होंने। तो सभ्य समाज में हम लोग रह रहे हैं, समाज में औरों को भी रहने का अधिकार है। टूरिस्ट कह रहे हैं कश्मीर सेफ है, अगर कश्मीर सेफ नहीं था तो वहां पे क्यों भेजा? वहां पे कह रहे हैं 200 लोग थे, तो 200 लोग थे अगर, तो फिर सिक्योरिटी कहाँ थी? सिक्योरिटी उनकी क्यों नहीं हो रही थी? बताया जाता है कि वहां पे मुस्लिम्स भी सेफ नहीं है, मुस्लिमों को भी मार देते हैं आतंकवादी। वहां पे कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे जिनकी ये सोच है कि कश्मीर को ही अलग कर दिया जाए, वो कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसी की तैसी करी जाए उन लोगों की जो इस तरह से बात करते हैं। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, और वहां पे अगर हालात संगीन हैं, हालात अगर काबू में नहीं है, तो वहां पे ठीक है, मिलिट्री को पूरी तरह से अच्छे से डिप्लॉय करो। जनरल जीडी बख्शी ने पूछा है ना अभी, 1,80,000 सैनिकों को किस जोकर ने कम किया है? किसने रोकी है सेना में भर्ती? क्या जवाब है इसका? जवाब क्या है इस बात का? यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि कैसे करना है स्ट्रैटेजी। मेरे से बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हैं, मैं तो बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं। लेकिन अजीत डोभाल जैसे स्ट्रैटेजिस्ट है हमारे पास, चीफ स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ है उनकी स्ट्रैटेजी? क्यों नहीं वो सुरक्षित बना पा रहे हमारे देश को? क्यों नहीं वो सुरक्षित बना पा रहे हैं कश्मीर को? और नहीं बनवा पा रहे हैं तो कम से कम वहां पे टूरिज्म को यार इस तरह से खुले में, इस तरह से लोगों को मरने के लिए तो मत भेजो। यहाँ पे यही है। अभी जिन महिलाओं के, जिन बच्चियों के, जिनका सुहाग उजड़ा है, यहाँ पे पुरुषों को ही मारा गया है, बच्चों को और औरतों को छोड़ दिया तड़पने के लिए, जिंदा लाश बने रहने के लिए। हमारे देश के ऊपर एक इतना बड़ा घाव करने की उनकी जो एक साजिश रही, कोशिश रही, तो उसमें सबसे पहले तो मेरी ये ही अपील है प्रधानमंत्री जी से, और जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य की ये महिलाएं हैं जिनके साथ ही गलत हुआ है, उनका सुहाग उजड़ा है, उनके मुख्यमंत्रियों से मेरी ये अपील है कि वो अब
सबसे पहले तो ये बीड़ा अपने सिर पे बांध लें इस बात का कि ये जो महिलाएं हैं जो विधवा हुई हैं, इनको अपनी बहन, इनको अपनी बेटी मान के अब इनका जीवन पर्यंत इनका पालन पोषण करें। है दम करने का, ये तो करो कम से कम। अब देखो कैसे उनको एक अच्छा जीवन कैसे दोगे आप। उनका जीवन पूरा उजड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब कैसे उनको स्पेशल फील कराओगे, कैसे उनको अच्छा फील कराओगे, उनके जीवन में बाहर कैसे आएगी। अब ये देखो, बहुत हो लिया। सीधी सी बात है, अपनी सिक्योरिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी सिक्योरिटी का क्या, आम आदमी की सिक्योरिटी का क्या। ये हमला आज इन पे हुआ है, कल किसी और पे भी हो सकता है। हम अपना नाम क्यों लें, हम तो नहीं चाहेंगे हम पे हो हमला, लेकिन किसी पे भी हो सकता है हमला। बहुत बड़ा ये सवाल है और इस सवाल का जवाब सरकार को ढूंढना होगा। आज मैंडेट है हमारा जो मैंडेट है लोगों का, वो मोदी जी की अगुवाई में है। मैंडेट मिला हुआ है तो मोदी जी, और कोई बाधा भी नहीं है, क्योंकि बेशक से उनके 240 सीट्स आई हों बीजेपी की, लेकिन उनको अलायंस पार्टनर्स और मिले हुए हैं। वो उनको मजबूती के साथ वो चला रहे हैं सरकार को। कोई कमजोर नहीं है मोदी जी, बढ़िया सरकार चल रही है, उनके कोई खतरा नहीं है। पूरी 5 साल सरकार चलेगी और आगे भी आते रहे, क्या दिक्कत है। मोदी जी आए, राहुल गांधी आए, कोई भी आए। बात यहाँ पे ये है, लोगों को ऐसे मरने के लिए थोड़ी छोड़ देंगे। यहाँ पे आए हो तो आपका सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन डेवलपमेंट तो बाद में कराओगे आप, नौकरी के अवसर तो बाद में दोगे आप, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये तो सिविलाइज्ड एक कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये लॉक की थ्योरी है। आप लाइफ और प्रॉपर्टी को तो प्रोटेक्ट कर लो, लोगों के जीवन को तो बचा लो, प्रॉपर्टी भी चलो बाद में आती है, जीवन को तो बचा लो। सबसे पहले तो जीवन है। कोविड में देख लिया हमने कि जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। सांस है तो आस है। तो ये चीज है। आप जो जवाब दे रहे हैं कूटनीतिक स्तर पे क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। ये आज जो मेरा ये वीडियो है, ये सेशन, इसकी ना मैंने कोई तैयारी करी, लेकिन दिमाग में कुछ सवाल कौंध रहे थे, कुछ विचार कौंध रहे थे, चल रहे थे सुबह से, कल से। बहुत ज़्यादा व्यथित था, सोचा नहीं था, लेकिन अभी रात को बैठ के इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करते ही मैं अब इसे चैनल पर डाल भी दूंगा। ये मेरे खुद के विचार हैं, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया है मैंने। कांग्रेस की भी बात करी है कि कांग्रेस की क्या कमियां रही, लेकिन आज अगर हिंदू मरे हैं तो सीधी सी बात है, जैसे वो लिख रहे हैं कि जाति नहीं पूछी धर्म पूछा। अबे उल्लू के पट्ठों, जो तुम बना रहे हो, जिसने ये कार्टून बनाया है, जाति नहीं पूछी धर्म पूछा, शर्म आती है कुछ? यहां भी अपना वही पॉलिटिक्स वगैरह लेके आ गए। आई एम सॉरी कि मैंने यहाँ पे गुस्से में आके गाली दे दी, लेकिन गाली बनती है तुम्हारे ऊपर। तुम इंसान नहीं हो। कोई मर गया है किसी का पति और यहाँ पे घिबली बनाई जा रही है और कह रहे हैं कि भाई धर्म नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी धर्म पूछा। सरकार को अपने अंदर झांक के देखना होगा। ये सरकार भी हमेशा नहीं रहेगी, जैसे दूसरी सरकार हमेशा नहीं थी, फिर दूसरे दल को मौका मिला, वैसे ये दल भी है, कभी ना कभी इसके बाद दूसरा दल आएगा। खैर इस चीज की कोई सजा नहीं है ना, आतंकी हमला रोक पाने में आप नाकाम रहे, इसकी कोई सजा थोड़ी मिलेगी। लेकिन अभी आगे के लिए देखिए कि कैसे देश को महफूज रखेंगे आप, इस पे विचार करिए। और जिनके घर उजड़े हैं उनको कैसे, उनके जीवन को कैसे आप नॉर्मलसी में लेके आएंगे, इस पे विचार करिए। बहुत सारे सवाल हैं जो आपको, जिनके बारे में सोचना होगा। आशा करता हूं कि जो मैंने बोला है उससे भावनाएं आहत नहीं हुई होंगी लोगों की, लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आज ये लोग, इनके ऊपर हमला हुआ है तो ये हमला पूरे हमारे समाज पे हुआ है और कल किसी और पे भी हो सकता है, और वो कोई भी हो सकता है। जय हिंद।